बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सीरीज में हमने बहुत सारे टर्म्स के मीनिंग किए। अब उनको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। आपकी क्लास 11 की अकाउंटेंसी की बुक टीएस गरेवाल की बुक में से एक इलस्ट्रेशन है जिसको कि हम सॉल्व करते हैं, जिसमें वो सारी टर्म्स का भी यूज हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन को शुरू करते हैं। ये है, Gurman commenced business of trading in electronic goods with capital of 15 lakh. गुरमन ने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की ट्रेडिंग करेगा। ट्रेडिंग मतलब परचेज करना और उसको रीसेल करना, फिर से बेचना ज़्यादा रेट पर, जिससे उसको प्रॉफिट होगा। तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल है उसकी 15 लाख। हम सारी टर्म्स को जैसे जैसे हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे सारी टर्म्स को लिखते जाएंगे कि क्या क्या आया है। तो ये 15,000 जो उसने इन्वेस्ट किया है ये है उसकी कैपिटल। तो हम इसको लिखेंगे फर्स्ट कैपिटल। तो उसने कितने पैसे लगाए हैं? उसने कैश लगाया है 15 लाख। आगे क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और इसको देखते जाएंगे कि क्या क्या है। आउट ऑफ द सेड 15 लाख he paid 10,000 for purchase of electronic goods. ये जो 15 लाख उसने इन्वेस्ट किए थे बिजनेस के अंदर, उसमें से 10 लाख उसने यूज कर लिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को परचेज करने में। आपको देखना है कि उसने किस चीज का बिजनेस कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस कर रहा है। तो दैट मीन्स ये जो 10 लाख उसने यूज किए हैं खरीदने में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वो उसके लिए गुड्स है। वो उसके लिए गुड्स है। गुड्स वो होता है जिसमें बिजनेस डील करता है। तो ये 10 लाख हो गया उसका परचेजेस। तो ये हो जाएगा उसका परचेजेस। और हमें ये भी लिखना है कि वो कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है, क्योंकि उसने 10 लाख रुपए यूज किए हैं तो ये उसका कैश परचेज है। तो हम यहाँ पे एक और टर्म लिखेंगे सेकंड में, जिसको कि हम लिखेंगे परचेजेस। अब परचेजेस में उसने सबसे पहले किया है कैश परचेजेस, तो कैश परचेजेस लिखेंगे और 10 लाख रुपए की उसने कैश परचेजेस कर दिए, वो हम लिख देंगे। उसके बाद है ही फर्दर स्पेंट 2 लाख ऑन फर्निशिंग द शॉप एंड 35,000 फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर एंड प्रिंटर। तो उसने 2 लाख रुपए लगाए अपनी शॉप को फर्निश करने में, मतलब फिटिंग्स वगैरह करवाई, और 35,000 का उसने कंप्यूटर खरीदा और प्रिंटर खरीदा। तो इन चीज़ों की वो ट्रेडिंग नहीं करने वाला, ये उसने अपनी एसेट्स क्रिएट की हैं, फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट किए हैं। 10 लाख रुपए फर्नीचर में और 35,000 रुपए उसने कंप्यूटर और प्रिंटर में। तो ये 2,35,000 का हो गया उसका फिक्स्ड एसेट। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। फिक्स्ड एसेट्स जिसके अंदर फर्नीचर है 2 लाख और कंप्यूटर एंड प्रिंटर है 35,000। नेक्स्ट है ₹10,000 is yet to be paid to supplier of computer। जो 35,000 का उसने कंप्यूटर खरीदा है उसमें से 10,000 अभी भी उसको सप्लायर के देने हैं जिससे उसने कंप्यूटर खरीदा है। तो अगर हमें किसी के पैसे देने होते हैं तो वो हो जाता है हमारी लायबिलिटी, वो हमारी लायबिलिटी हो जाता है। लायबिलिटी वो हमारा क्रेडिटर हो जाएगा, लेनदार हो जाएगा, जिससे हमें पैसे, जिसको हमें पैसे देने हैं। तो 10,000 रुपये उसने अभी देने हैं, तो इसको हम नंबर 4 पे लिख देते हैं। नंबर 4 पे वेंडर जिससे उसने कंप्यूटर खरीदा है, ब्रैकेट में लिख भी देंगे ताकि बाद में ये चीज़ काम आ जाए कि किस चीज़ के पैसे देने हैं। 10,000 रुपीज उसने अभी भी कंप्यूटर के देने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आगे है he sold goods costing 5 lakh for rupees 7 lakh in cash। तो उसने 5 लाख रुपए जिन गुड्स की कॉस्ट थी उनको उसने 7 लाख में बेचा है, और एंड गुड्स कॉस्टिंग 2,50,000 फॉर रुपीज 3,10,000 ऑन क्रेडिट। 5 लाख की गुड्स उसने 7 लाख कैश में बेची हैं, और 2,50,000 की जो गुड्स थी वो उसने 3,10,000 क्रेडिट पर बेची हैं। तो ये हो जाएगा कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स।
तो हम एक और कॉलम बना लेते हैं, कॉलम नहीं मतलब एक हेडिंग बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे हम सेल्स। सेल्स किए हैं उसने, कुछ कैश सेल्स किए हैं, कुछ क्रेडिट सेल्स किए हैं, दोनों को लिख लेंगे। तो कैश सेल्स पहले, कैश सेल्स उसने 5 लाख कॉस्ट थी, हम यहाँ पे कॉस्ट भी लिख देते हैं, 5 लाख कॉस्ट थी और उसने उनको बेचा है 7 लाख में। उसके बाद है क्रेडिट सेल्स, उधार पर भी बेची हैं चीजें जिनकी कॉस्ट थी 2,50,000, कॉस्ट थी 2,50,000 और बेचा है उसने उसको 3,10,000 में, इतने में बेच दिया। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹25,000 वर रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव। उसने जो 25,000 के गुड्स जो बेचे थे, क्रेडिट पर बेचे थे, उनमें से 25,000 के जो गुड्स थे डिफेक्टिव थे, तो उनको वापस कर दिया गया। उसने सेल्स किया और उनको वापस मिल गया, मतलब गुरमन को वो सेल्स वापस मिल गए, यानी कि ये हो जाएगा सेल्स रिटर्न, या जिसको कि हम रिटर्न्स इनवर्ड भी बोल देते हैं। तो एक और कॉलम बनाएंगे सेल्स रिटर्न का, जिसमें 25,000 के गुड्स उसने वापस मिल गए हैं, उसको वापस मिल गए हैं। इसको लिख देते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स के सामने ही लिख देते हैं ताकि हमें इसके सामने याद रहे। तो सेल्स रिटर्न हो गए हैं 25,000 के, जो कि उसने क्रेडिट पर बेचा था। इनको उसने क्रेडिट पर बेचा था और उसको ये गुड्स वापस मिल गए क्योंकि डिफेक्टिव है। These goods costing 20,000 were returned to the supplier. ये जो गुड्स 25,000 के उसको वापस मिले हैं, यानी कि सेल्स रिटर्न हुआ है, उनकी कॉस्ट थी दीज गुड्स, तो उनकी कॉस्ट थी 20,000, जो कि उसने सप्लायर को वापस कर दिए। उसने गुड्स सेल किए, उसको वापस हो गए, यानी सेल्स रिटर्न। ये गुड्स की कॉस्ट थी 20,000, जो कि उसने अपने सप्लायर को वापस कर दी, यानी कि परचेजेस रिटर्न कर दिया। तो परचेजेस रिटर्न कर दिया, यानी कि हम दिखाएंगे परचेजेस रिटर्न में, और इन गुड्स की कॉस्ट थी 20,000, तो हम उसको परचेजेस रिटर्न में दिखाएंगे 20,000। तो यहाँ पे परचेजेस के सामने लिख देते हैं 6 हो गया था, अभी हम 7 यहाँ पे लिख देते हैं परचेजेस रिटर्न 20,000 के उसने गुड्स सप्लायर को, ये वाले जो उसको सेल्स रिटर्न में आए थे, वापस कर दिए। तो ये हो गया 6-7 पॉइंट्स हमारे। अब है लुकिंग इनटू द रिस्पॉन्स, ही डिसाइडेड टू ट्रेड इन होम अप्लायंसेस ऑल्सो एंड फर्दर इन्वेस्टेड 5 लाख। उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिल गया तो उसने और भी होम अप्लायंसेस में भी ट्रेड करना शुरू कर दिया, एंड फर्दर इन्वेस्टेड 5 लाख, और 5 लाख रुपए और भी इन्वेस्ट कर दिए, 5 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, मतलब उसकी कैपिटल। तो 5 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। यहाँ पे लिखेंगे एडिशनल कैपिटल, कितना इन्वेस्ट किया उसने, 5 लाख, तो 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया। आगे है ड्यू टू मिस हैंडलिंग, नहीं एक और है, ही परचेज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स and home appliances for 8 lakh, out of which purchases of 2 lakh were on credit. उसने अभी बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है और उसने 8 लाख के और गुड्स खरीदे हैं, जिनमें से 2 लाख क्रेडिट पर खरीदे हैं, यानी कि क्रेडिट परचेजेस। 8 लाख में से 2 लाख क्रेडिट परचेजेस हैं, तो बाकी के 6 लाख कैश परचेजेस होंगे। तो हम इसको लिख देते हैं परचेजेस वाले कॉलम में। यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस, कैश परचेजेस लिख देते हैं, कैश पी यानी कि कैश परचेजेस 6 लाख, एंड क्रेडिट परचेजेस है 2 लाख। आगे है ड्यू टू मिस हैंडलिंग 2 LED टेलीविजन कॉस्टिंग 50,000 वर डिस्ट्रॉयड। क्या हुआ है कि उसकी ये जो LED टेलीविजन है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी कि उसकी गुड्स है ये,
लॉस ऑफ गुड्स हो गया 50,000 का, 50,000 का लॉस ऑफ गुड्स हो गया मिस हैंडलिंग की वजह से। तो 50,000 के जो गुड्स लॉस हुए हैं, लॉस ऑफ गुड्स हुआ है, सबसे पहले तो हम परचेजेस में से उसको माइनस करते हैं। जब भी गुड्स का लॉस होता है ड्यू टू फायर, ड्यू टू थेफ्ट, चोरी हो जाना या कुछ भी, तो सबसे पहले जितने के गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं हम उसको परचेजेस में से माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ से उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस में से लॉस 50,000 को माइनस कर देंगे। अकाउंट्स में जब भी माइनस करना है आपको, तो आपको उसको ब्रैकेट में दिखाना है, पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, उसमें दिखाना है। तो 50,000 के उसके गुड्स जो है वो नष्ट हो गए हैं। गुरमन रिसीव्ड एन इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 30,000 अगेंस्ट द टेलीविजन डिस्ट्रॉय। तो उसका जो 50,000 के गुड्स थे वो नष्ट हो गए। उसने उनका इंश्योरेंस करवाया होगा जिसके ऊपर उसको क्लेम मिल गया 30,000 का, लेकिन 20,000 का अभी भी उसको नेट लॉस है। तो हम इसको नेट लॉस दिखा देते हैं, नेट लॉस ऑफ गुड्स। एक और हेडिंग बना देते हैं जिसपे हम लिख देते हैं नेट लॉस ऑफ गुड्स। तो एक हेडिंग बना देते हैं। हमने अभी तक 7 हेडिंग्स बनाए हैं, तो यहाँ पे एक और हेडिंग बना देते हैं कि नेट लॉस ऑफ गुड्स। 50,000 के डिस्ट्रॉय हुए थे, 30,000 का क्लेम मिल गया, यानी कि 20,000 का नेट लॉस हो गया। 50,000 माइनस 30,000, ये क्लेम मिल गया था उसको। आगे है अ कस्टमर परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹2,25,000 फॉर ₹3 लाख। एक कस्टमर ने उससे गुड्स खरीदे जिनकी कॉस्ट थी 2,25,000, जिनकी कॉस्ट थी 2,25,000, यानी कि इन परचेजेस में से जिन गुड्स की कॉस्ट थी 2,25,000 उसको एक कस्टमर ने खरीदा है 3 लाख में। कस्टमर ने गुरमन से खरीदा, यानी कि गुरमन के लिए क्या हो जाएंगी, गुरमन के लिए ये सेल हो जाएगी। तो गुरमन ने 3 लाख रुपीस की सेल किया एंड वॉज अलाउड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15,000। उसको गुरमन ने 15,000 का डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में हम दिखाते नहीं है, सीधा हम सेल्स में की अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके दिखा देते हैं। तो 3 लाख की सेल्स किया जिसमें उसने गुरमन ने उस कस्टमर को 15,000 का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो मतलब गुरमन को कितने पैसे मिले, नेट सेल्स गुरमन का कितना हो जाएगा 2,85,000। तो हम इसको दिखा देंगे सेल्स वाली हेडिंग में 2,85,000 यहाँ पे दिखाएंगे। कम जगह छोड़ दी, तो ये भी कैश सेल्स है। 2,85,000 की सेल्स यहाँ पे दिखा देंगे। आगे है ट्रेड डिस्काउंट देखिए 2,85,000 पे उसको भेज दिया। ही वॉज फर्दर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 5,000 फॉर पेमेंट विद इन अग्रीड टाइम। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट जो कि हम अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए करते हैं। एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हम इसलिए देते हैं ताकि हमारी पेमेंट टाइम पर आ जाए। तो उस पर्सन ने जितना टाइम अग्रीड हुआ था उसी टाइम के अंदर अंदर पे कर दिया, जिसकी वजह से गुरमन ने उसको 5,000 रुपए का और एक डिस्काउंट दे दिया। इसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तब देते हैं जब कोई कस्टमर हमारी टाइमली पेमेंट दे देता है। तो हम इसको अलग से एक हेडिंग में दिखा देते हैं जिसको बोलेंगे हम कैश डिस्काउंट। तो एक कॉलम बना देते हैं यहाँ पे कैश डिस्काउंट। 5,000 का उसने उस कस्टमर को दे दिया। आगे है ही पेड सैलरी टू शाम ऑफ ₹55,000। उसने शाम को सैलरी दी। शाम उसका फिर एम्प्लॉय होगा जिसको उसने सैलरी दी है। ₹5,000 वर येट टू बी पेड। उसने शाम को दिए हैं 55,000। 5,000 अभी भी उसको शाम के देने हैं। जब भी आप आगे चल के अकाउंट्स अभी आपने शुरू किया होगा तो आगे चल के मैं आपको करवाऊंगी कि जितने पैसे देने बनते हैं उतने ही दिखाए जाते हैं। 55,000 उसने शाम की सैलरी दे दी, लेकिन 5,000 अभी भी उसको उसके देने हैं। तो टोटल सैलरी कितनी थी शाम की 60,000। तो बिजनेस के अंदर हम अक्रूअल बेसिस पे चलते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे
यानी जो देना बनता है जितना साल का, करंट ईयर को जितना बिलोंग करता है एक्सपेंस उतना ही दिखाते हैं। तो 55,000 प्लस 5,000 60,000 हम सैलरी दिखाएंगे, जितना पार्ट हमने कैश में दे दिया, जितना अभी नहीं दिया, दोनों को मिला करके। तो हम एक एक्सपेंस दिखा देंगे इसका सैलरी, जिसको हम बोलेंगे सैलरी। तो यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी टू श्याम, कितनी है 60,000। 55,000 दे चुका है और 5,000 अभी भी देने हैं, तो यहीं से एक और हेडिंग बन जाएगी, जो पैसे अभी भी देने हैं उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिनको जो ड्यू हो गए हैं, अभी भी हमने इनको दिया नहीं है, तो ये हमारी लायबिलिटी होते हैं। डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो इस 60,000 में से 5,000 उसने अभी भी देने हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो कि ड्यू हो गए हैं और हमें पे करने हैं, ड्यू टू बी पेड, यानी कि करंट ईयर को बिलोंग करते हैं। आगे है ही इंश्योर्ड द गुड्स, उसने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया एंड पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 10,000। गुड्स का इंश्योरेंस करवा दिया और 10,000 रुपीज उसने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया। आउट ऑफ दिस 5,000 आर फॉर द नेक्स्ट ईयर। जो उसने इंश्योरेंस करवाया है उसके अंदर उसने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 10,000 का, जिसमें से 5,000 अगले साल को बिलोंग करता था, यानी कि उसने पहले ही दे दिया, एडवांस में ही दे दिया इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम एडवांस में पे कर देते हैं, यानी अगले साल को बिलोंग करते हैं, इसी साल में पे कर देते हैं। बट हमें बिजनेस का एक्रूअल बेसिस के बेसिस पे क्या करना होता है, जो करंट ईयर को बिलोंग करता है उतना ही पैसा दिखाना होता है। तो 10,000 में से 5,000 अगले साल का था, तो इस साल का कितना होगा 5,000, तो हम इस साल का ही खर्चा दिखाएंगे, जिसको हम क्या नाम है इस खर्चे का, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो हम इसको भी दिखा देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पे लिख देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, जो करंट ईयर को बिलोंग करता है। 10,000 हालांकि उसने पे किया, लेकिन उसमें से 5,000 अगले साल का है, तो इस साल का कितना है 5,000, उसको हम दिखाएंगे। और एक और कॉलम बना देते हैं प्रीपेड, जो उसने एक्सपेंस पे कर दिया पहले से ही, उसको बोलेंगे प्रीपेड। और अभी के लिए बस इतना जान लो कि ये हमारी एसेट होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी होती है। आगे है गुरमन विड्रू 30,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर हिज पर्सनल यूज। जब भी एक प्रोप्राइटर बिजनेस में से कुछ पैसा या कुछ गुड्स निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए या घरेलू यूज के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो उसको बोलते हैं हम ड्रॉइंग्स, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो उसने 30,000 रुपीज अपने बिजनेस में से निकाल दिए, तो 30,000 की ड्रॉइंग्स हो जाएंगी, तो इसको हम अलग से दिखा देते हैं ड्रॉइंग्स। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। जो जो हमें गिवन थी इंफॉर्मेशन उसके बेसिस पे हमने ये लिख दिया है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनका आंसर करते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहला है यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस बाय गुरमन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय गुरमन। गुरमन ने बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्ट किया। मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स के अमाउंट से कैपिटल माइनस हो जाती है, तो अल्टीमेटली तो उसकी जो कैपिटल होगी 30,000 से कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमसे नेट कैपिटल नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय गुरमन। तो कितनी कैपिटल उसने इन्वेस्ट की थी वो हम यहाँ से देख लेते हैं। कितनी इन्वेस्ट की थी 15 लाख एंड 5 लाख। तो हम पहला क्वेश्चन का आंसर करेंगे, यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी उसकी 15 प्लस 5 यानी कि 20 लाख। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास 20 लाख। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, व्हाट इज द अमाउंट
इन्वेस्टेड बाय गुरमन इन फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स में कितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं। तो हमने ये हेडिंग्स बना रखे हैं तो हम आराम से इनको दिखा सकते हैं। 2 लाख ये और 35,000 ये, तो टोटल 2,35,000। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे अपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट हो जाएगा आपका 2,35,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल परचेजेस, टोटल टोटल परचेजेस कितने गए किए गए हैं। एक होता है नेट परचेजेस, नेट परचेजेस होता है परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न माइनस कर दो। एक होता है टोटल परचेजेस कि टोटल कितने परचेजेस किए गए हैं, तो हमें परचेजेस रिटर्न को माइनस नहीं करना। तो टोटल कितने परचेजेस किए गए हैं, देखो 10 लाख पहले किए थे, फिर 6 लाख किए, फिर 2 लाख किए, तो ये टोटल 18 लाख के परचेजेस किए गए। हालांकि उसने परचेजेस रिटर्न भी कर दिया था, बट क्योंकि यहाँ पे टोटल परचेजेस पूछा गया है, नेट परचेजेस नहीं, तो हम लिखेंगे 10 + 6 + 2 18 लाख। और यहाँ पे आप दिखा भी देना, तो यहाँ पे अभी मैं 18 लाख लिख रही हूँ कि टोटल परचेजेस हैं 18 लाख। ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो कहीं भी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि उसने किसी से लोन लिया है, तो हम क्या लिखेंगे, नील। तो यहाँ पे लिख देंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज इक्वल टू नील, कुछ पैसा नहीं लिया उसने किसी से। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ओके, शॉर्ट टर्म है, उसने उधार पर कंप्यूटर खरीदा था और उसने उधार पर कुछ परचेजेस भी किए थे, तो वो नहीं आएगा, वो करंट लायबिलिटी में होता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नील है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी, अब करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, उसने क्या क्या लिया है करंट लायबिलिटी के अंदर। तो मैं इसको आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या उसने लिया है। मैं इसको व्हाइट मार्कर से यहीं पे मार्क कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उसने क्या क्या, करंट लायबिलिटी क्या होता है, शॉर्ट टर्म जिनको कि हमें पे करना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम दी बैलेंस शीट डेट। तो क्या क्या उसने उधार पे खरीदा है। जो सबसे पहले तो उसने ये जो 2 लाख की ये जो परचेज, मैं इसको वाइट से कर रही हूँ करंट लायबिलिटी को ताकि हम इसको ऐड कर पाए। 2 लाख रुपीज के उसने क्रेडिट परचेजेस किए थे ये वाले। उसके बाद ये 35,000 का जो कंप्यूटर खरीदा था, 35,000 का, उसके ऊपर भी उसको जल्दी से पैसे पे करने हैं, तो ये 10,000 उसके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा शाम की उसने सैलरी दी थी, शाम की जो उसने सैलरी दी है 55,000, 5,000 अभी भी पे करने हैं, तो 5,000 ये हो गया। और उसके बाद है ये जो परचेजेस रिटर्न उसने किए हैं, ये जो 2 लाख उसने परचेज किए थे बिजनेस में से, गुड्स परचेज किए थे, ये जो परचेजेस रिटर्न उसने किए हैं 20,000 के, ये भी उन्हीं क्रेडिट परचेजेस का पार्ट था। यानी कि उसने 2 लाख की गुड्स खरीदे और उसमें से 20,000 वापस कर दिए, तो नेट नेट अब उसको कितने देने हैं पैसे, 1,80,000। तो 1,80,000 ये परचेजेस के हो गए, 10,000 कंप्यूटर के हो गए, 5,000 सैलरी के हो गए, तो ये हो जाएंगी उसकी करंट लायबिलिटी। तो इसको हम दिखा देते हैं करंट लायबिलिटी में, यहाँ पे हम दिखाएंगे इसको करंट लायबिलिटी 1,80,000 परचेजेस के थे, प्लस 10,000 कंप्यूटर के थे, और प्लस 5,000 सैलरी के थे जो उसने शाम को अभी भी देने हैं, तो ये हो जाएगी आपके 1,95,000। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस उसने क्या दिया है, ये वाला प्रीपेड इंश्योरेंस, ये प्रीपेड इंश्योरेंस, तो हम इसको दिखा देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस में आंसर दे देते हैं इसका, जो उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की अमाउंट है 5,000। और उसके बाद है नेक्स्ट था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
तो ये भी मैं साथ के साथ लिख रही हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो उसने सैलरी अभी भी देनी है शाम की, तो वो आ जाएगा 5000 रुपीज़। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि अभी उसने पे नहीं किए बट करंट ईयर को बिलोंग करते हैं, तो 5000 के वो वाले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है, क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीपेड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। व्हाट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स? डेटर्स से उसने कितने पैसे लेने हैं? डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जिनको कि हम क्रेडिट पर सेल्स करते हैं, क्रेडिट पर सेल्स करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं क्या है, यहाँ से सेल्स उसने क्रेडिट पर कितने के किए हुए हैं, एक ही किए हैं 3,10,000, जिसमें से क्रेडिट के ही सेल्स रिटर्न वापस आ गए थे। तो 3,10,000 के उसने सेल्स किए थे और 25,000 का सामान वापस आ गया था। तो 3,10,000 माइनस 25,000, ये हो जाएगी अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर। डेटर ने कुछ सामान वापस कर दिया था, तो इसको लिखेंगे अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स। 3,10,000 के उसने क्रेडिट सेल्स किए थे, जिसमें से 25,000 के सेल्स रिटर्न आ गए थे। तो ये हो जाएगा आपका 2,85,000। ये हो गया अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स। अगला क्वेश्चन था अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स। अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स मतलब जिससे भी उसने उधार पर खरीदा था। तो देखो, उधार पर चीजें खरीदी थी, गुड्स खरीदी थी, जिसका वो बिजनेस कर रहा है। तो उधार पर चीजें कितने की खरीदी थी? 2 लाख की, लेकिन उसमें से उसने 20,000 की वापस कर दी थी। तो 2 लाख की गुड्स खरीदी थी, 20,000 की वापस कर दी थी, तो 1,80,000 के उसके अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स हो जाएगा। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको कि हम, जिनसे हम गुड्स क्रेडिट पर परचेज करते हैं। तो अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स, 2 लाख के क्रेडिट परचेजेस किए थे, जिसमें से 20,000 के परचेजेस रिटर्न आगे करने कर दिए थे उसने। तो 1,80,000 जो उसने अपने क्रेडिटर्स को देने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जितना हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है, कुछ हम परचेजेस करते हैं और कुछ हम उसमें से बेच देते हैं, तो जो बचता है अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसने बिजनेस ही अभी अभी शुरू किया। तो जितना उसने परचेज किया उसमें से गुड्स का जो लॉस हो गया उसको माइनस कर दो, और जितना उसने सेल कर दिया उसको माइनस कर दो, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेजेस देखते हैं कितने के किए थे उसने। पहले 10 लाख के कैश परचेजेस, फिर ये 6 लाख के कैश परचेजेस, फिर ये 2 लाख के क्रेडिट परचेजेस, टोटल 18 लाख के परचेजेस किए थे, जिसमें से परचेजेस रिटर्न कर दिया था उसने कितना? 20,000 का। तो 18 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे, 17,80,000 नेट परचेजेस हो गया। नेट परचेजेस मतलब परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। तो 17,80,000 की नेट परचेजेस, लेकिन 50,000 के गुड्स नष्ट भी हो गए थे, याद रखना, उसको भी हम माइनस कर देंगे। तो पहले हम इतना लिख देते हैं। हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो इसके लिए नेट परचेजेस थे 17,80,000 के, जिसमें से लॉस हो गया गुड्स का, गुड्स नष्ट हो गए 50,000 के, तो 50,000 को माइनस कर देंगे। और कुछ गुड्स हमने बेच भी दिए हैं, गुड्स बेच भी दिए हैं। अब हमने ये नहीं देखना कि कितने के बेचे हैं, हमें ये देखना है कितनी कॉस्ट के गुड्स बेचे हैं। तो 5 लाख कॉस्ट के गुड्स बेचे हैं 7 लाख पे, 2,50,000 कॉस्ट के गुड्स बेचे हैं 3,10,000 पे, और ये जो 2,85,000 के गुड्स उसने बेचे थे, इनकी कॉस्ट क्या थी? A customer purchased goods costing 2,25,000, इनकी कॉस्ट थी 2,25,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट थी इनकी 2,25,000।
तो जब भी हमने क्लोजिंग स्टॉक देखना है तो हमने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न करके, कोई लॉस हुआ होगा गुड्स का वो माइनस करके, तो जितनी कॉस्ट के गुड्स बेचे हैं उनको माइनस कर दो। 5 लाख ये प्लस 2,50,000 ये प्लस 2,25,000 ये, इन तीनों को हम माइनस कर देंगे। लेकिन सेल्स रिटर्न भी है 25,000 का। तो नेट सेल्स कितने के हैं, पहले तो कितने के गुड्स बेचे थे, 5 लाख के, 5 लाख कॉस्ट के ये वाले, और उसके बाद 2,50,000 कॉस्ट के ये वाले, और 2,25,000 कॉस्ट के गुड्स ये वाले। इन तीनों को हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड है, मतलब सेल किए हैं। जब भी हमें क्लोजिंग स्टॉक देखना है तो ये देखना है कि उन गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, उन गुड्स की कॉस्ट कितनी थी। तो एक तो 5 लाख थी, एक 2,50,000 थी, और एक 2,25,000 थी। लेकिन हमारे पास कुछ गुड्स वापस भी आ गए थे, 25,000 के गुड्स वापस आ गए थे, लेकिन वो जो गुड्स थे उनकी कॉस्ट भी हमें दे रखी थी। उनकी गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, 20,000, जो कि हमने अपने सप्लायर को वापस कर दिया था। तो 5 लाख कॉस्ट के गुड्स बेचे, 2,50,000 के बेचे, 2,25,000 के बेचे, जिसमें से 20,000 गुड्स के कॉस्ट के गुड्स वापस आ गए थे। तो इन सबको हम माइनस कर देंगे। तो इन सबको माइनस करेंगे, ये आ गया 7,50,000 और 9,20,000, एक बार कर लेते हैं इसको, 7 लाख 5 लाख 2,50,000 2,25,000, जिसमें से 20,000 के वापस आ गए, 9,55,000। तो 9,55,000 के गुड्स खत्म हो गए इनमें से। तो टोटल खरीदे थे 1780, जिसमें से 50 के लॉस हो गया, बाकी ये गुड्स उसने बेच दिए, इतनी कॉस्ट के गुड्स उसने बेच दिए। तो अब हम इन सबको माइनस कर देते हैं 17,80,000 में से। तो ये आ जाएगा आपके पास 7,75,000, और यही होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट परचेजेस। नेट परचेजेस मतलब टोटल परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, टोटल परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। तो कितने होंगे नेट परचेजेस, यहाँ से हम देखते हैं। नेट परचेजेस, टोटल परचेजेस किए 10 लाख ये, 6 लाख ये, 2 लाख ये, 18 लाख में से 20,000 के वापस कर दिए। तो 18 लाख माइनस 20,000, तो कितने हो जाएंगे, 17,80,000। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं। अब मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। तो नेट परचेजेस, टोटल परचेजेस किए थे 18 लाख, जिसमें से 20,000 के वापस कर दिए, तो बाकी बच जाएंगे 17,80,000 के नेट परचेजेस। ओके, आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। कितने का ट्रेड डिस्काउंट दिया उसने, कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट दिया था। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट उसने कितने का दिया था, 15,000 का, जिसकी की हम एंट्री नहीं करते बुक्स में। यहाँ पे है, अ कस्टमर परचेज गुड्स कॉस्टिंग 224 3 लाख एंड वाज अलाउड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15,000। तो ट्रेड डिस्काउंट दिया था 15,000 का और कैश डिस्काउंट दिया था उसको 5,000 का। तो दोनों ही क्वेश्चन है हमारे पास, एक ट्रेड डिस्काउंट का भी है और एक कैश डिस्काउंट का भी है, दोनों को लिख देते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट है 15,000 एंड कैश डिस्काउंट है, अगला क्वेश्चन है, कैश डिस्काउंट हमने इसको दिया था 5,000। तो 13 तक हो गए क्वेश्चंस। अगला है 14th, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। 30,000 के ड्राइंग्स किए थे, ठीक है, यहीं पे लिख रही हूँ, 30,000 के ड्राइंग्स उसने किए थे। सेल्स रिटर्न कितने का किया था, 25,000 का। परचेजेस रिटर्न कितने का किया था, 20,000। ये तीनों हो गए। व्हाट इज द इनकम अर्न बाय गुरमन। इसको मैं थोड़ा ध्यान से आपको सिखाना चाहती हूँ,
उसने कितनी इनकम अर्न की है, कितनी इनकम अर्न की है, तो इसको हम ध्यान से करेंगे। ये है 17th क्वेश्चन, इनकम अर्न बाय गुरमन। इनकम मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू उसको कहाँ से आया होगा, सेल्स करके, सेल्स करके उसको रेवेन्यू आया है। तो सेल्स उसने कितने के किए हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि अभी अभी हमने किया तो मुझे याद है कि कितने कितने के सेल्स किए हैं। पहले तो उसने 5 लाख कॉस्ट के जो गुड्स थे उसको 7 लाख पे बेचा, फिर उसने 2,50,000 के गुड्स को 3,10,000 पे बेचा, फिर उसने 2,25,000 के गुड्स को 2,85,000 पे बेचा, 3 लाख पे बेचा था और 15,000 के ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 2,85,000 पे बेचा, जिसमें से 25,000 वैल्यू के गुड्स वापस आ गए, तो उसकी नेट सेल्स कितने की हो गई, 12,70,000। यहाँ से उसको रेवेन्यू आया होगा। अब हम सारे एक्सपेंसेस की एंट्री कर लेते हैं। एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या आएगा, देखो एक्सपेंसेस के अंदर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम डिटेल में करेंगे फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि जितने जितने की गुड्स खरीद बेचे हैं उससे कम पे खरीदे होंगे तो उनको सबको ऐड कर लो। 7 लाख पे जो बेचे थे उसकी कॉस्ट थी 5 लाख, 3,10,000 पे जो गुड्स बेचे थे उनकी कॉस्ट थी 2,50,000, 2,85,000 पे जो गुड्स बेचे थे उनकी कॉस्ट थी 2,25,000, और ये जो 25,000 की सेल्स रिटर्न आए उस उनकी कॉस्ट थी 20,000। तो ये हो गया हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि है 1,005,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें ऐड करते हैं, अभी आपको सिखाया नहीं है तो डोंट बॉदर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें से माइनस किया। और क्या क्या एक्सपेंसेस उसने किए हैं, 50,000 के उसके गुड्स नष्ट हो गए थे जिसमें से उसको 30,000 का क्लेम मिल गया था, तो ये एक तरह से उसका एक्सपेंस है। तो नेट लॉस ऑफ गुड्स 50,000 के, इसको माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो ये है 20,000 के लॉस ऑफ गुड्स हुआ। 50,000 हुआ था जिसमें से 30,000 का क्लेम आ गया, तो बाकी बचा 20,000। एक उसने कैश डिस्काउंट दिया था 5,000। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम बुक्स में नहीं करते, उसको हमने यहीं से सेल्स में से माइनस करके दिखा दिया था। उसके बाद है सैलरी, हालांकि उसने शाम को 55,000 दिए थे बट 60,000 बनते थे, तो 60,000 को माइनस करेंगे। अकाउंट्स में जितने करंट ईयर को बिलोंग करते एक्सपेंसेस उतने ही दिखाने हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम उसने हालांकि 10,000 दिया था लेकिन बनता था 5,000, क्योंकि 5,000 नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता था, तो इसको भी कर देंगे माइनस। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये थी हमारी रेवेन्यू 12,70,000। ये सारे एक्सपेंसेस कितने बनते हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस बनते हैं 10,95,000। तो ये सारे बनते हैं 10,95,000। तो अब हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं और वही आ जाएगी हमारा ये इनकम 1,75,000, ये हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन ये का आंसर भी यही है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय गुरमन। ये थी इनकम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट तब अर्न होता है जब नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ऐड हो जाता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती, जैसे बिजनेस जिस चीज का करो उससे रिलेटेड नहीं होती, जैसे कोई एसेट बेच दी तो उसके ऊपर आने वाला गेन, ऐसा कोई भी, या फिर कहीं पे एफडी कराई हो तो उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट, कहीं से डिविडेंड आ रहा है वो, तो ऐसी कोई इनकम नहीं है, तो यही 1,75,000 ही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप लिख दोगे कि नेट प्रॉफिट इज 1,75,000 बिकॉज उसको कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहीं से भी नहीं आई है, तो यही उसका आंसर हो जाएगा।